सीधे हम चलेंगे देवास, जहां दीपक जोशी जी हमारे साथ में हैं। और मैं ये भी बता दूं कि जीवन में द्वंद्व और कई बार राजनीतिक जीवन की चुनौतियों से, या आप और हम भी अपनी बात करें सोहेल, तो चुनौतियों से हम जूझते हैं। लेकिन कई बार इस दौरान कठिनाई तब हो जाती है जब हमारे कहे हुए के कई अर्थ निकाले जाने शुरू हो जाते हैं। शायद दीपक जोशी जी के साथ भी यही हुआ कि वो जो कहना चाह रहे हैं उसको किस तरीके से समझा गया, किस तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन हुआ, क्योंकि कई बार बात मीडिया की तरफ भी आ जाती है कि ये मीडिया है जो बात के अनेक अर्थ निकालने लगता है। अब मीडिया का तो काम ही है कि वो बातों के अर्थ निकालेगा, लेकिन सच्चाई क्या है हमने खुद सोचा, बंसल न्यूज़ ने ये बात हमारे मन में भी थी कि आखिर दीपक जोशी जो कह रहे हैं उसके वास्तविक अर्थ क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनके बारे में जो खबरें हैं। क्योंकि बीच में हमने उनको मनोज चौधरी जी की एक सभा में देखा हाट पिपलिया से। वो एक ऐसे परिवार से हैं जिसकी मध्य प्रदेश में राजनीतिक विरासत को पूजा जाता है। राजनीति के संत कैलाश जोशी जी, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके वो सुपुत्र हैं। चलिए उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। दीपक जी, मैं बहुत स्वागत करता हूं बंसल न्यूज़ पर आपका। जी नमस्कार। जी नमस्कार। दीपक जी, पहला मेरा प्रश्न यही है कि आपकी बात के कई अर्थ निकाले गए। हम खुद आपसे ही समझना चाहेंगे कि जो बातें आपने कही हैं उनके अर्थ क्या हैं। थोड़ा सा हमको समझाने की कोशिश करिए राजनीतिक तौर पर, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि अनावश्यक भ्रम पैदा ना हो। जी सबसे पहले तो मेरे लिए इस्तेमाल किया गया कि सुर्खियों में है। जी मैं और मेरा परिवार कभी सुर्खियों में बने रहने का प्रयास नहीं करता रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव हारने के बाद लगभग 1.25 साल तक मैं सभी चीज़ों से दूर रहा हूँ। जो बात मुझसे पूछी गई उसका जवाब देने का मैंने प्रयास किया है। लेकिन वर्तमान में जब ये नई स्थिति पैदा हुई है तब लोगों में शायद ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि मैं विधायक पद के लिए या विधायक का टिकट के लिए ये कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसमें पार्टी लाइन से बंधा हूँ। पार्टी ने जो तय किया है उसको मैं 100% स्वीकार करता हूँ। मैं पार्टी से अलग नहीं हूँ। लेकिन कहीं ये बोला गया कि मैं नाराज़ हूँ, मैं कहीं ना कहीं आक्रोशित हूँ, तो ये बातें जो कहने का जो था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है। मैं पहली बार तो आपको याद होगा कि एक बयान के बाद आया कि मेरे लिए विकल्प खुले हैं। मैंने विकल्प खुलने से तात्पर्य ये कहा था कि मुझे किसी संवाददाता ने पूछा था कि मनोज चौधरी जी को टिकट मिल रहा है, तो मैंने कहा हमारी पार्टी में सिस्टम ये नहीं है। हमारे यहाँ संसदीय दल बैठता है, जो चुनाव समिति होती है प्रदेश की वो बैठती है और केंद्रीय चुनाव समिति निर्णय करती है। बोले नहीं, हम बड़े कंफर्मेशन से कह रहे हैं कि आपके फलाने फलाने नेता 2-3 लोगों के नाम लिए, उन्होंने हमसे कहा है कि मनोज चौधरी जी को टिकट मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है, अगर उनको टिकट मिलता है तो मेरे लिए विकल्प खुले हैं। उन्होंने विकल्प खुले होने से तात्पर्य पूछा, तो मैंने कहा मेरे लिए मतलब पार्टी में जो मेरे योग्य जगह होगी वो जगह दी जाएगी। जरूरी नहीं कि मुझे विधायक बनाया जाए, मंत्री बनाया जाए, संगठन में है, कहीं और दूसरी जगह है जहाँ मुझे जगह दी जा सकती है। अब इसका इंटरप्रिटेशन कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि वो मैंने कुछ ऐसी बातें कह दी। दूसरा, कल परसों के बयानों के दौरान ये आया कि मैंने कहा है कि मैं पार्टी के कुछ लोगों से नाराज़ हूँ। देखिए, नाराज़गी अपनी जगह स्वाभाविक है, लेकिन पार्टी ने जब मेरी बात सुन ली तो मैं कहीं उन चीज़ों से दूर हूँ। और आपने देखा होगा पहले बयान के बाद मुझे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्वयं बुलाया था और उन्होंने मुझसे स्वयं बात की। उस बात करने के बाद मैं लगभग संतुष्ट था और उन्होंने मुझे काम भी दिया है। अभी चुनाव संचालन समिति बनी है, इतने कद्दावर नेताओं के साथ मुझे सम्मिलित किया है। तो मुझे लगता है कि मेरा मान सम्मान को जहाँ जितना पार्टी दे सकती थी उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के दिया है। तो मैं तो अपना काम करने के लिए तत्पर हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बातें हैं उससे मैं कहीं ना कहीं अपने आप को दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो विकल्प खुले रहने से आपका आशय ये था कि पार्टी के भीतर ही विकल्प आपके खुले हैं, और शायद आप हमारे साथ खुलासा ना करना चाहें, लेकिन वीडी शर्मा जी से जो चर्चा आपकी हुई होगी बंद कमरे में, उसमें शायद इस तरह की चर्चा भी हो सकती। तो आपका आशय था कि पार्टी के भीतर आपके विकल्प खुले हैं, और अगर हाट पिपलिया नहीं तो कहीं आगे शायद लोकसभा है या और कोई संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है या और किसी तरीके से, क्योंकि एक
ईमानदार और निष्ठावान कार्यकर्ता के लिए ये माना जाता है कि बीजेपी में विकल्प हमेशा खुले। मेरा यही तात्पर्य था। मैं कोशिश भी यही कर रहा हूँ कि पार्टी मुझे मेरे लायक कोई काम दे दे, क्योंकि मैं 17-18 साल की उम्र से विद्यार्थी परिषद और युवा मोर्चे के साथ काम कर रहा हूँ। लगातार काम करने वाला आदमी हूँ। तो लगातार काम करने वाले आदमी को सिर्फ काम की तलाश रहती है। अगर काम मिल गया तो मैं अपने काम के लिए निकल पड़ूंगा। दीपक जी, आप इस सवाल का जितना उत्तर देना चाहें मैं आप पर छोड़ता हूं, क्योंकि ये हम कोशिश करते हैं कि किसी भी चीज़ को जबरन मुंह में आपके थोपने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम समझते हैं राजनीति की अपनी मर्यादा है। जो बातें बंद कमरे में होती हैं वो टेलीविज़न के कैमरों के सामने नहीं हो सकती। लेकिन आपके प्रशंसक भी ये मानते हैं और आपके आलोचक भी ये मानते हैं कि बीते चुनाव में आप बंद कमरों में बात करने का कोई, शरद जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में बंद कमरों में कुछ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी शायद वो पार्टी है जिसमें बूथ के कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बात करने का मौका मिलता है। मुझे लगा कि मैंने अपनी बात कह दी, और बात कहने के बाद प्रदेश ने मुझे बुलाया, मेरे नेतृत्व ने मुझे बुलाया, मुझे जो बात की मुझे लगा कि हाँ मैंने गलती की थोड़ी सी। उस गलती के लिए मैंने प्रदेश नेतृत्व से कहा कि हाँ गलती मुझसे हो गई है, उस गलती को मैं ठीक करने का प्रयास करूँगा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में कहने का मौका है और करने का मौका भी है। बिल्कुल, ये आप जो कह रहे हैं मैं इससे सहमत हो सकता हूँ इस मायने में कि ये दावा आपके बड़े नेताओं की तरफ से भी बार बार आता है कि एक लोकतांत्रिक पार्टी है। और मुझे आप ही के बड़े नेताओं का वो कोट भी याद आता है कि बीजेपी भी मनुष्यों की पार्टी है, देवताओं की पार्टी नहीं है। इसीलिए जो घटनाएं घटती भी हैं उनको सहज रूप में देखा जाना चाहिए। लेकिन बीते चुनाव में 2018 में दीपक जी ये माना गया कि आपके साथ वहाँ भितरघात का एक मैं ये नहीं कहूँगा, भितरघात होती ही है और ये हर सीट पर किसी न किसी रूप में होती है। कई बार उसका प्रतिशत बहुत बढ़ जाता है तो नुकसान उठाना पड़ता है। बीते चुनाव में ये माना गया, क्या मैं जानना चाहूँगा आपने प्रदेश अध्यक्ष को और पार्टी के तमाम और बड़े नेताओं को इस पूरे मामले से अवगत कराया है? क्योंकि ये माना जाता है कि बीते चुनाव में एक तो बहुत टफ सीट थी हाट पेपलिया, वहाँ से अगर आप किसी और सीट से चुनाव लड़ते तो तमाम जो समीकरण थे वहाँ के तो शायद बेहतर होता, आपने शायद कोशिश भी की। लेकिन ये लोग जो बीजेपी में रहकर ही बीजेपी को नुकसान पहुँचाते हैं, इनको एक्सपोज भी होना चाहिए। इस प्रश्न का आप जितना मर्यादा के भीतर उत्तर देना चाहें, इस पर जवाब चाहूँगा मैं। शरद जी, मैं तो चूंकि चुनाव हारने के बाद मैंने किसी की शिकायत नहीं की। हमारे यहाँ संगठन मंत्री इस व्यवस्था को देखते हैं, लेकिन मैंने एक बार भी उनसे शिकायत नहीं की। मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी से शिकायत नहीं की, पार्टी के अन्य फोरमों पे मैंने शिकायत नहीं, क्योंकि चुनाव में लड़ा था, इसलिए उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी है। वो मैं जवाबदेही अपनी मानता हूँ। लेकिन उस चुनाव में नहीं, इसके पहले के कुछ चुनावों में कुछ लोगों ने गड़बड़ियाँ की थी। मेरा सिर्फ आशय ये था कि इनको ठीक तो किया जाए, क्योंकि हम एक विचारधारा को लेकर काम कर रहे हैं। हमारे अंदर मनभेद हो सकते हैं, लेकिन मतभेद को हम कैसे दूर करें, उसको ठीक करने का हम प्रयास करें तो ठीक होगा। और मैंने पार्टी से यह इंटरप्रिटेशन किया था कि मेरे साथ जो हुआ है चुनाव में उसको एक बार सुन ले, और शायद पहली बार सुना भी गया है। और सुनने के बाद मुझे लगता है कि उस स्पष्टीकरण के बाद उस कदम को ठीक करने का प्रयास भी किया जा रहा है। तो मुझे लगता है मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कहीं ना कहीं। और मुझे लगता है कि प्रदेश नेतृत्व में जब मेरी बात सुनी है, हालांकि मैंने अपनी तरफ से नहीं रखी, लेकिन जब कारण पूछा गया तो मैंने बताया कि कारण ये हो सकता है, तो वो कारण को उन्होंने माना है और कहीं ना कहीं उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं ये ठीक नहीं हुआ है, इसको हम आगे ठीक करेंगे। लेकिन मैं फिर कह दूं कि मैं विधायक के लिए, मंत्री के लिए नहीं काम करना चाहता, मैं तो पार्टी के लिए काम करना चाहता हूं। पार्टी जो काम देगी उस काम को मैं करूंगा। जी दीपक जी, मनोज चौधरी जी की सभा में हमने आपको देखा और आपने सभा भी ली, और ये जो बात आप कह रहे हैं एक तरह से आपने उसका जवाब भी दिया कि आपके मन में कोई इस तरह की बात नहीं है कि आप कुछ अलग चल रहे हैं पार्टी लाइन से। मनोज चौधरी जी से आपकी चर्चा स्वाभाविक रूप से हुई ही होगी, आप रैली में भी नज़र आए थे हमें। किस तरह से आप देखते हैं वहाँ हाट पिपलिया में बीजेपी की संभावनाएं, जबकि इस चुनाव में प्रत्याशी मनोज चौधरी होंगे? नहीं, मनोज चौधरी जी के पिताजी नारायण सिंह चौधरी जी यहाँ जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे, उपाध्यक्ष रहे। मेरे उनके बहुत घनिष्ठ संबंध रहे हैं, क्योंकि उस समय वो एक बार वो रूलिंग में थे, दूसरी बार सरकार आ गई थी हमारी,
इस नाते से मेरा उनसे संपर्क रहा। मेरे पिताजी उस समय यहाँ के बागली के रिप्रेजेंटेटिव थे, जिले के काम में ही देखता था। इस नाते से मेरा उनका बहुत संपर्क रहा। मनोज के साथ साथ मनोज के जो बड़े भाई है बलराम, वो सरपंच रहे 2-3 बार, उनसे ज़्यादा संपर्क रहा। मनोज से थोड़ा संपर्क कम रहा। लेकिन जब मैंने हाटपिपलिया में भरी सभा में किसी ने नहीं बोला था कि मनोज चौधरी कैंडिडेट हो गए, लेकिन मैंने ये कहा था कि जो इशारा आ रहा है उससे भाई मनोज चौधरी हमारे प्रत्याशी होंगे और हम सब लोग उन्हें विजय बनाएंगे। सीट नेक टू नेक रही है, ये बात बिल्कुल सही है। जातिगत समीकरण भी कहीं ना कहीं यहाँ पे बनते बिगड़ते हैं। ऐसे दृष्टिकोण में मैं कह सकता हूँ कि जो मध्य प्रदेश सरकार के काम हैं, खास करके मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता और किसान हितैषी काम, उससे हाटपिपलिया सीट निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगी और मनोज चौधरी जी यहाँ से विधायक के रूप में आएंगे। और उनके आने के बाद जो काम मैं नहीं करा पाया, मनोज जी अपने 1.5 साल के कार्यकाल में नहीं करा पाया, उसको सरकार से कराने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। अभी गौरीशंकर शेजवार जी का एक वक्तव्य था दीपक जी कि जो लोग कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं वो समरसता की भावना रखें और घुल मिल जाएं भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से समझकर। इस पर आप कोई रिएक्शन देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, कोई नया कार्यकर्ता आएगा, नया व्यक्ति आएगा तो उसको थोड़ा सा समय तो लगेगा। हम अगर जल्दबाजी करें कि मनोज चौधरी एकदम भाजपा की रीति नीति को समझ जाएंगे, और अभी जब पहली बार वो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए, उसके 2-3 बाद आए थे, तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम समझने का प्रयास भी किया है। तो ये तो मेरा ये कहना है कि जो लोग आए हैं उनको भी कोशिश करना चाहिए कि चूँकि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत ज़्यादा कार्यकर्ता हमारे यहाँ साथ हैं, बूथ स्तर तक हमारा पूरा नेटवर्क है, तो ऐसे दृष्टिकोण में उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि भाजपा के जो एस्टेब्लिश कार्यकर्ता है, एस्टेब्लिश नेतृत्व है, उसको साथ लेकर चले। नहीं तो कहीं ना कहीं दिक्कत जो थोड़ी सी आ सकती है वो नए और इन पुरानों के बीच आ सकती है। लेकिन हम तो समन्वय बनाने का काम कर रहे हैं। मैंने चारों मंडलों की बैठकें खुद ली है और जैसे मनोज चौधरी हम दोनों संयुक्त रूप से गए हैं, उनके कार्यकर्ता भी थे, हमारे कार्यकर्ता भी थे, मेल मिलाप भी हुआ अच्छे से। और हमारे जो समिति बनने जा रही, संचालन समिति, मंडल समितियाँ, उसमें सब लोगों का समाहित हम करके प्रयास कर रहे हैं कि हम समन्वय करें। और अगर नेताओं का समन्वय हो गया तो कार्यकर्ता का समन्वय सरज जी अपने आप हो जाएगा, तो ये कठिनाई मेरे ख्याल से नहीं आएगी। जी, आखिरी सवाल कर रहा हूँ आपसे, किस तरह आप देखते हैं, एक तो मध्य प्रदेश में ये जो 24 सीटों के उपचुनाव हैं ये आम चुनाव की तरह ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर बीजेपी इसमें थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ सामने आती है और अधिकतर सीटें जीतती है तो सरकार को स्थायित्व तो मिलेगा और 5 साल के लिए जो संशय जताए जाते हैं वो समाप्त होंगे। और कांग्रेस के लिए भी ये इक्वली उतना ही इम्पॉर्टेंट है, अगर वो बेहतर प्रदर्शन करती है तो वो एक बार अपनी फिर से वापसी की आशा को जगा सकती है। लेकिन आप क्या देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, अगर आप दावा करते हैं कि पड़ला भारी है तो क्यों पड़ला भारी है, क्या वजह देखते हैं आप? नहीं, देखिए, कांग्रेस की सरकार जिन व्यवस्थाओं के दौरान आई थी उसमें जो तात्कालिक व्यवस्थाएं थी, जिसमें किसान को आंदोलित किया गया और आंदोलित करने के बाद 2 लाख तक के कर्जे माफ की जो घोषणा थी, स्वयं सहायता समूहों को कर्जा माफ की बात कही गई थी, बाकी कुछ वादे ऐसे किए गए थे, बेरोजगारों को भत्ता देने की बात की गई थी, जो नई बात के रूप में कहीं ना कहीं उभरी थी। अच्छा, शिवराज जी परंपरा से जनहित कार्य को करने का प्रयास कर रहे थे और काफ़ी लोकप्रिय लोक कल्याण की योजनाएं उन्होंने संचालित भी की। उन संचालन में कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से बीच में दिक्कतें आई और उसके कारण से जनता का जो एक लगातार जन कल्याण से जुड़ने का जो एक शिवराज जी के साथ नाता था, उसमें कहीं गैप आया। और इस गैप में मैं मान सकता हूं कि हम जनप्रतिनिधियों की गलती भी रही, मैं भी जनप्रतिनिधि था, और कुछ हमारे जो अधिकारी कर्मचारी वर्ग थे उनका भी कहीं ना कहीं लगातार वो कार्य करते करते, जैसे कहता ना कि थोड़ा सा बोरियत फील हो जाती है, तो शायद वो कारण हुआ। इसीलिए संबल जैसी योजना हुई, श्रम कल्याण की योजनाएं हुई, बेटियों के लिए योजनाएं हुई, उन योजनाओं को नवीनीकरण करने की आवश्यकता थी, वो हम कर नहीं पाए। वो कांग्रेस के कुछ नारे थे जिसके कारण से, और मैं ये बहुत अंतर भी नहीं था, वोटों में तो भाजपा आगे रही लेकिन सीटों में बीजेपी कम रह गई। लेकिन आज जो 24 सीटों का मुकाबला है, इसमें 2200 हमारे साथी सिंधिया जी के नेतृत्व में आए, 2 सीट हमारे माननीय विधायकों के देहांत के कारण रिक्त हुई है। अगर बीजेपी जीतती है तो बीजेपी के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आ जाएगी, 206 से 226, 228 के बीच पहुंच जाएगी। ऐसे दृष्टिकोण में शिवराज जी केंद्र सरकार के साथ, क्योंकि आज मोदी जी भी एक नए उसके साथ आ रहे हैं, अभी 20 लाख करोड़ का पैकेज भी सरकार ने घोषित किया है सभी वर्गों के लिए,
उसको लागू करने के लिए कोरोना की संक्रमण से जो जनता को कहीं ना कहीं दिक्कतें आई, खास करके छोटे लोगों को, मजदूरों को, दिहाड़ी काम करने वालों को, उनके लिए काम करने का एक अच्छा मौका हमारे पास आएगा। और जो कहीं ना कहीं एक बड़ा वर्ग बीजेपी के साथ और खास करके शिवराज जी के चेहरे के साथ जुड़ा था, उसको हम शायद बड़ी तेजी से वापस जोड़ लेंगे और बीजेपी एक स्थायी सरकार के रूप में काम करेगी। जी, चलिए, बहुत धन्यवाद करता हूं दीपक जी, और आपकी भावी राजनीतिक यात्रा के लिए भी आपको बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे बीजेपी के सीनियर लीडर, पूर्व मंत्री दीपक जोशी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में पगे हुए, उसमें पूरी तरह आकंठ डूबे हुए एक कार्यकर्ता हैं। और जो र्यूमर्स या जो ये बातें चल रही हैं कि सुर्खियों में रहना, उनका कहना है कि कैलाश जोशी जी, उनके पिता, और ना उनका, जोशी परिवार का ये स्वभाव नहीं है कि वो सुर्खियों में बने रहें। और उनका कहना है, जहाँ तक विकल्प की बात है, तो विकल्प खुले रहने का आशय बीजेपी के बाहर किसी विकल्प को तलाशने से नहीं है। बीजेपी के भीतर जो विकल्प हैं वही विकल्प खुले हैं, और कहीं ना कहीं वो संकेत देते हैं कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, प्रदेश अध्यक्ष से चर्चा के बाद ये आश्वासन भी शायद उनके पास है कि उनके लिए कुछ और सोचा जा रहा है। उनका कहना है कि वो मंडल स्तर की बैठकें आरंभ कर चुके हैं मनोज चौधरी जी के साथ, जो हाट पिपल्या से संभावित प्रत्याशी हैं, जिनकी उम्मीदवारी लगभग तय है, और जो कांग्रेस से अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, उन 22 पूर्व विधायकों में शामिल हैं जो बीजेपी में शामिल हुए। और उनका कहना है कि जिस तरह के समीकरण हैं, शिवराज सिंह चौहान जी के काम हैं, प्रदेश सरकार के 2-2.5 महीने के काम हैं, जनता उस पर ज़रूर मुहर लगाएगी, और हाट पिपल्या सीट से भी बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर मनोज चौधरी जीतेंगे। और 24 सीटों पर भी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए दावा करते हैं कि बेहतरीन प्रदर्शन करके भारतीय जनता पार्टी सामने आएगी। वो ये भी दावा करते हैं कि बंद कमरों में बात करना बीजेपी का स्वभाव नहीं है। बीजेपी में मंडल स्तर से लेकर उच्च स्तर तक कार्यकर्ता कोई भी हो, वरिष्ठ हो, कनिष्ठ हो, उसको अपनी बात कहने की पूरी स्वतंत्रता होती है, क्योंकि ये एक लोकतांत्रिक पार्टी है। इसलिए उनके पास न छिपाने के लिए कुछ है, न कहीं कोई बेचैनी है, न कोई तड़प है। जो भी बात उनको कहनी थी वो कह चुके हैं। वो ये भी मानते हैं कि कुछ त्रुटि उनकी तरफ से भी हो सकती है, लेकिन अब वो सब अतीत की बातें हैं, और अब सिर्फ बीजेपी है, और बीजेपी का इन 24 उपचुनावों में बेहतर प्रदर्शन, ये लक्ष्य है, जिसमें एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के नाते वो भी जुटे हुए हैं। तो चर्चा में इतना ही। अगली बार एक और शख्सियत से हम रूबरू होंगे।